आज के लेक्चर को शुरुआत करते हैं। नया चैप्टर, ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स। अब जब आर्ट का नाम आता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है पेंटिंग, डांस फॉर्म्स, हाँ, स्कल्पचर्स, मॉन्यूमेंट्स, क्योंकि ये एक हिस्ट्री का एक पार्ट है जिसमें हम अलग अलग कलाओं के दर्शन करते हैं। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है और हिस्ट्री को एक तरीके से इससे रिफ्लेक्शन भी मिलता है ना। आपण एखादा वास्तू बघायला जातो, यानी कि हम मान लो कोई एक मटेरियलिस्टिक कोई मॉन्यूमेंट देखने चले गए, कोई फोर्ट देखने चले गए, तो सबसे पहले आप क्या देखते हो? वहाँ की बनी हुई कलाकृतियाँ, ठीक है। वो जितना कलाकृतियों से भरा होगा उतना ज़्यादा आकर्षित करता है लोगों को। अब जैसे एग्जाम्पल देखो ना, लोग ताजमहल देखने जाते हैं, क्यों? क्योंकि है ही उतना सुंदर, चले जाते हैं। टूरिस्टों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, और इस तरह से उसे रखा भी जाता है। आपको पता है कि वहाँ आसपास व्हीकल्स को जाने के लिए मना है, क्योंकि गाड़ी के धुएं से उसका कलर पीला पड़ता है। तो वहाँ आसपास के 5-10 किलोमीटर तक वहाँ सिर्फ घोड़ा गाड़ी या जो पैदल साइकिल घूमती है ना, वही गाड़ी आ जाती है। आप गाड़ी लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, क्योंकि वो एक बहुत हेरिटेज है देश के लिए, और ऐसे हेरिटेज वस्तुओं को प्रिजर्व करना हमारा काम है। तो सरकार ने सख्त कानून बनाया कि वहाँ आसपास गाड़ियाँ नहीं जाएगी। जो भी है वो एक तरह से घोड़ा गाड़ी, टांगा गाड़ी या उस तरफ ऐसी साइकिलें चलती है, साइकिल चलाते पीछे जो है ऐसे जैसे घोड़ा गाड़ी में होता है ना, वैसे कार्ट्स बने होते हैं, कार्ट्स में लोग बैठते हैं, उनको छोड़ा जाता है वहाँ तक। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण जो है उस पर पीलापन चढ़ रहा था। और ये भी है कि एक समय में आपको बता दूं कि जब वॉर चल रहा था ना हमारा, तो सरकार ने ताजमहल को काली जाली से ढक कर रखा था। जाली होती है, जाली काले रंग की, और वहाँ की लाइटें रोज बंद रखते थे। एक समय में 19 जो भी रहा होगा, एक वॉर जो हमारा हुआ था पाकिस्तान के साथ, एग्जैक्टली याद नहीं, कारगिल वाला था या उससे पहले वाला हो सकता है, ताकि उसके ऊपर कोई हमला ना हो जाए, है ना। ठीक है, तो ये तो एक एग्जाम्पल्स है ऐसे बहुत सारे। लेकिन वास्तव में बात यह है कि हमारे पास जो आर्ट कल्चर्स है, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह के डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट्स होते हैं, हिस्ट्री रिलेटेड क्या है, आज के समय में उसमें से क्या हस्तगायत यूज होते हैं, उसमें से कुछ उसके अलग अलग फॉर्म्स बन गए, अलग अलग तरीके बन गए यूज़ करने के, कुछ आज भी है जो पहले के तरीकों की तरह ही बनते जाते हैं, पहले के जैसे ही है ना। अब आप कोई भी एक, मान लो कि एक कोई भी एक बिल्डिंग देख लो या कोई भी एक चीज़ देख लो, पहले के ज़माने का बनाने का शिल्प जो था, जो स्ट्रक्चर था, वो आज के समय जैसा नहीं है। उल्टा हम ये कहेंगे कि पहले के ज़माने में ज़्यादा मजबूती का ख्याल रखा जाता था, है ना। इवन तुम्ही जर जुन्या शाळा जरी पाहिल्या ना, दगडाच्या बांधलेल्या, तर अजून पण किती रेखीव वाटतात पाहायला। त्याच्यावर कौलारू छप्पर टाकलेला आहे, असे मस्त दगडाच्या जाडजूड भिंत बांधलेल्या आहेत, शाळेच्या समोर मोठं भव्य पटांगण आहे। आज की स्कूल्स देखो आपको कैसे लगेगी उसके सामने, वो स्कूल में ज़्यादा मन लगता है, वो स्कूल देखने में बड़ी आकर्षित लगती है ना। तो इसी तरह अब सिर्फ आर्ट यानी सिर्फ बांधना या बिल्डिंग्स बांधना, यही सिर्फ आर्ट का एक टाइप नहीं है, बहुत सारे अलग अलग टाइप है। गाने से लेकर, म्यूजिक से लेकर, डांस से लेकर, पेंटिंग से लेकर, अलग अलग तरीके इसमें आते रहते हैं। सबसे पहले कहा है व्हाट इज आर्ट। सो आर्ट इज अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट टू वांट टू शेयर हिज एक्सपीरियंस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे एक ह्यूमन बीइंग अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकता है, अपनी इच्छाओं को दर्शाता है, अपनी कला को एक कैनवास देता है, फिर वो पेंटिंग के फॉर्म में हो या डांस के फॉर्म में हो, है ना। अब डांसर को देखिए, वो अपनी एक्सप्रेशन से बताती है व्हाट दे वांट टू से, है ना।
कितने डांस फॉर्म ऐसे हैं, जैसे कथक डांस का एग्जाम्पल ले लो, तो एक कथा को डिस्क्राइब किया जाता है पूरी तरीके से, पूरी की पूरी स्टोरी लाइन होती है उसमें, है ना। फिर वो हर एक एक्सपीरियंस को बताएगी, उसे डर लग रहा तो वो डर भी बताएगी चेहरे से, वो खुश हो तो अपने आंखों के एक्सप्रेशन से वो दिखाएगी कि वो खुश है, बराबर। अगर वो कोई भी एक्सप्रेशन मान लो, हर वो एक्सप्रेशन वो अपने डांस के फॉर्म से एक्सप्रेस करती है। सो ये एक तरीका होता है आर्ट को विजुअलाइज करने का, आर्ट को रिप्रेजेंट करने का। When that extinct results in a beautiful creation, और जब इसको एक बहुत बढ़िया एक सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे कहते हैं आर्ट, कला। Artist's power of imagination, sensibility, state of emotion and his skills are the crucial factors at the root of the artistic creation. शांत बस, मगाशी सांगितलं तुला। विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स देखेंगे सबसे पहले। नाम में ही पता लगता है, विजुअल आंखों से देखा जा सकता है जिसे, ठीक है। परफॉर्मिंग यानी कि जो परफॉर्म करके प्रस्तुत करते, एक परफॉर्मेंस होती है, जैसे डांस परफॉर्मेंस, गायन परफॉर्मेंस, है ना। सबसे पहले इसमें कहा है कि आर्टिस्टिक क्रिएशंस आर ऑफ टू टाइप्स, जिसे कहा जाता है एक तो विजुअल आर्ट्स और दूसरा होता है परफॉर्मिंग आर्ट्स। संस्कृत में इसी का नाम है, ये जो विजुअल आर्ट है इसे कहते हैं दृक कला। दृक का मतलब होता है दृश्य, जिसे दृश्यमान है, जो देख सकते, जिसे हम विजुअल कहते हैं, विजुअलाइज करना, जे डोळ्यांना स्पष्टपणे समोर दिसतंय, है ना, इसी को नाम दिया गया है दृक कला। संस्कृत शब्द है दृश्य, दृक, तो इसी को दूसरा नाम है दृक कला, म्हणजे काय, विजुअल आर्ट, ठीक है। और दूसरा है सेकेंड टाइप ललित। ललित यानी क्या, अंगिक कला, ललित कला या अंगिक कला जिसे कहते हैं। यहां देखो, ललित और अंगिक कला यानी जो प्रदर्शित की जाती है, जिसे परफॉर्म किया जाता है, ललित कला। अब इसमें यह भी कहा है कि एग्जाम्पल्स ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट हैव बीन डिस्कवर्ड इन मेनी साइट्स, जैसे अजिंठा वेरूळ, मध्य प्रदेश भीमबेटका, केरला लेनी, केरला लेनी, कारले लेनी, केरला नहीं, कारले लेनी, है ना, यहाँ लोनावड़ा में है। ऐसे कई सारे अलग अलग टाइप्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। इट प्रूव्स द ओरिजिन ऑफ विजुअल आर्ट्स एज ओल्ड एज अ स्टोन एज मैन। यहाँ देखिए कितना सुंदर एग्जाम्पल दिखाया हुआ है। दिस इज मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। Very important question for the examination. Write short note. On Maratha style painting. हमेशा आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या आता है क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट में हमेशा आता है, मराठा स्टाइल पेंटिंग के बारे में पूछा जाता है। इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं, पहले कंप्लीट करो। Classical art, the folk art is a tradition that is continued from the prehistoric time. Expression of the folk art is a natural part of people's way of living. Expression is spontaneous. Folk art is created by collective participation of members of social group, जैसे classical art. And on the other hand, expressed within the established frame of the consistent rule. Needs prolonged training to master any form of classical art. कोई भी एक क्लासिकल आर्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लंबे समय की एक ट्रेनिंग लगती है, प्रशिक्षण लगता है। अगर हम जैसे किसी को आता ही नहीं, उसको बोला जाए कि कुछ परफॉर्म करो तो वो क्या ही करेंगे, हमें तो नहीं आता। लेकिन जो ट्रेन है, स्टाइल इन आर्ट क्या होता है, तो मैं ये बता रही थी कि मान लो जो ट्रेन है कोई भी आर्ट परफॉर्म करने के लिए, उससे सबसे पहले ट्रेन होना पड़ेगा। मान लो उसे गायन करना है तो उसके लिए प्रशिक्षण है, उसको डांस करना है तो उसके लिए उसे ट्रेन करना पड़ेगा या ट्रेनिंग सीखना पड़ेगा, वो नॉलेज लेना पड़ेगा। बहुत सारे पेंटर्स होते हैं, स्कल्पचर्स होते हैं, है ना। आज के समय में भी मान लो इंजीनियर बन रहा है और बहुत बढ़िया अगर कुछ बना रहा है तो उससे पहले उसे सीखना पड़ेगा वो चीज़, उसके लिए उसे वो डिग्री लेनी होगी, उसे वो नॉलेज लेना होगा, पर्टिकुलर जो असाइनमेंट से वो कंप्लीट करने होंगे। देन हिल बी लाइक कि हाँ ये एक बढ़िया इंजीनियर है, इसने इतना इतना बढ़िया स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। इससे पहले ज़माने में भी बहुत ट्रेन लोग होते थे,
अलग अलग एक्सपीरियंस के थ्रू वो अपना काम प्रूव करते थे और तब जाके उनके आर्ट्स को इतनी सराहना मिलती थी। स्टाइल इन आर्ट्स क्या होता है? आर्टिस्ट टेंड टू हैव देयर ओन मेथड ऑफ वर्किंग। हर एक आर्टिस्ट का अपना काम करने का तरीका होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि पहले ज़माने में जैसे राजा की दरबार में कितने ही रत्न होते थे, 9 रत्न होते थे, है ना। वो जैसे आपने सुना होगा कि तानसेन रत्न होता था अकबर के दरबार में, बादशाह अकबर के दरबार में तानसेन होता था। अब तानसेन ऐसा था कि उसमें इतने आर्ट्स थे, यानी कि वो गायन में अपनी कला में इतना माहिर था कि अगर वो गाना गाता था, अगर वो राग मल्हार गाता है तो बारिश हो जाती थी, बराबर। तो उसमें इतनी ताकत थी, उसमें उसने अपनी, वो एक आर्ट ही है ना, लेकिन अपने कला को उसने इतना एक श्रेष्ठ लेवल दिया हुआ था, एक ऐसा स्टेज पर पहुंचा दिया था कि जो भी करता था अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहो या अपनी पूर्ण शक्ति के साथ कहो, तो इस प्रकार उसके गायन के सामने किसी की कोई चलती ही नहीं थी। जो भी करता था अपनी, मान लो उसने कोई क्या कहते हैं उसे, दीप राग या कहते हैं, तो ऐसे मानते थे कि जैसे दीप राग गाओ तो आग लगने लगती थी, दिए जलने लगते थे, है ना। इतना उसमें शक्ति थी, इतनी अपनी कला के द्वारा उसने अपने आप में शक्ति जो है बनाई हुई थी। एक बार तो ऐसा होता है कि अकबर बादशाह ये लगा देते कि मतलब तेनालीराम के लोग, तानसेन का ये कहना होता है कि वो आगरा की दरबार में, जिस समय उनकी कैपिटल आगरा थी, तो आगरा की आगरा गांव में अगर कोई आए, राज्य में कोई आए, तो वो गाना नहीं गाएगा, वो सिर्फ, उसको गाने का कोई अधिकार नहीं, मतलब जैसे गुनगुना भी नहीं सकता। और अगर किसी ने गुनगुना दिया तो उसे तानसेन के साथ अपनी शर्त पूरी करनी होगी, और अगर ऐसे करने में असफल, अब तानसेन के साथ कौन शर्त करेगा ना, मतलब 1 to 1 क्या कहते हैं उसको, वो ऐसे नहीं ऐसे नहीं, क्या वो कंपैरिजन होता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ क्या, कंपटीशन, हाँ तो हिंदी में कुछ तो बोलते हैं उसको, हाँ प्रतियोगिता, बहुत बढ़िया। तो मान लो ऐसी जो प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, वो कौन करेगा? तानसेन के सामने कौन, मतलब लोग अपनी औकात ही नहीं मानते थे उसके सामने खड़े रहना तक, इतना माहिर था वो। तो उसने ऐसा कह दिया था कि वो ऐसा रूल बना दे, और बादशाह मान गए इस बात के लिए, जब तानसेन कह रहा है तो मानना पड़ेगा, 9 रत्न में से एक थे। तो बादशाह ने भी ऐलान कर दिया कि राज्य में कोई अगर गाएगा तो फांसी की सजा दी जाएगी, हाँ सीधा की सीधा फांसी की सजा। और सिर्फ अगर आपको गाना है तो आप क्या कर सकते हो, तानसेन के साथ प्रतियोगिता कर सकते हो। अगर आप प्रतियोगिता करने में सफल हुए तभी आप राज्य में गाने का अधिकार रखते हो, नहीं तो नहीं, फांसी। तो इसकी एक बहुत सुंदर कहानी है, मैं आपको कभी बताऊंगी बाद में। चलो आगे बढ़ते कि ऐसा कब होता है, तो फिर एक है ऐसा तानसेन का। चलो आगे बढ़ते। इंडियन ट्रेडिशन ऑफ विजुअल आर्ट्स, उससे पहले हम मराठा स्टाइल पेंटिंग देखेंगे। मराठा पेंटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्ट स्टाइल। आपने इसमें बहुत सारे पेंटिंग फॉर्म्स देखे होंगे, बस खाली। इस स्टाईल को कहा जाता है मराठा, हा जा आणि मला सारखं सारखं विचार नको, कोणाला जायचं असेल तर जा उठून। इसी स्टाइल को कहा जाता है मराठा पेंटिंग। So Maratha paintings begin to develop in a later half of the 17th century. कब से स्टार्ट हुआ ये? 17th सेंचुरी के लेटर हाफ से स्टार्ट हुआ। और ये स्टाइल कंसिस्ट करता है कलर्ड पेंटिंग, यहाँ देख सकते हो आप कितनी कलरफुल ये पेंटिंग है। और ये सारे मुराल और मिनिएचर्स की तरह यूज किए जाते थे। मिनिएचर्स म्हणजे एखाद्या कामाचं छोटं फॉर्म, ओके, in a manuscript. Murals of Maratha style can be seen in a old वाड़ा। जे मराठा कल्चर में जैसे पुराने वाड़ा सिस्टम होता था तो उनको रिप्रेजेंट किया जाता था कई बार, है ना। अब ये कहाँ का है देखो, ये सब कुछ, ये सारी डिटेल जो मैं बता रही हूँ ये शॉर्ट नोट में पूछी जाती है, इसके लिए मार्क्स है, ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, 101% आता है। और कितनी बार बोलूँ, तो देखिए, मुराल ऑफ मराठा स्टाइल कैन बी सीन इन अ ओल्ड वाड़ा,
वाडा म्हणजे आधीच्या काळामध्ये जुन्या पद्धतीची जी घरं असायची दगडाने बांधलेली ते ना वाडा. अभी भी बहुत सारे वाडा वैसी की वैसी है ना. वो तो एक पैलेस की तरह है. पहले आम लोगों के भी वाडा ही होते थे है ना. वाडा म्हणजे काय की असं एक सुंदर घराप्रमाणे बांधलं जायचं. आणि इथे इतकी मोठे असायची की घरामध्ये विहीर असायची. म्हणजे त्या वाड्यामध्ये छोटीशी विहीर असायची. गुरांसाठी वेगळा गोठा असायचा. सब कुछ वही होता था. आपको किसी चीज़ के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं. बहुत सारे जो वाडा होते थे उसमें पाण्याचे हौद नाही तर विहिरी असे तिथे व्यवस्थित बांधलेले असायचे. लोकांना कशा गोष्टीची अशी बाहेर जाण्याची आवश्यकता नहीं लागायची जास्त. सो ऐसे कहाँ देखे जाते हैं. देखो ज़्यादातर जो वाडाज एट द प्लेसेस लाइक वाई, मेनावली आणि सातारा, ये वाई वगैरह सातारामध्येच येतात. इन महाराष्ट्र मराठा स्टाइल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय राजपूत एंड यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स. आपने अंग्रेज़ों के पेंटिंग्स में भी ऐसा देखा होगा. कालीन, दरबार, अंग्रेज़ों के पेंटिंग्स. तो ये यूरोपियन स्टाइल से ही जो इंस्पायर होकर, इन्फ्लुएंस होकर, राजपूत और यूरोपियन स्टाइल से इन्फ्लुएंस होकर मराठा पेंटिंग्स बनाई गई है. पेंटिंग स्टाइल्स हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस थिंग्स about the times in which was developed such as a lifestyle, attire, customs कैसे होते थे ये देखने में मदद मिलती है. ठीक है. अब यहाँ आप देख सकते हो. अगर हम इसी पेंटिंग की बात करें तो देखो राजा या जो मुख्य अधिकारी है यहाँ बैठा हुआ है ना. इसी के सामने कुछ ऐसा रखा हुआ है. ठीक है. फिर यहाँ उसके कुछ हाँ इसी के सामने जो इसके जो मिनिस्टर्स है वो बैठे हुए हैं या इसके जो आए हुए सभा में वो बैठे हुए लोग हैं. यहाँ है ये सिपाही खड़े हुए हैं. आप अगर देखोगे तो वाड़ा कितना सुंदर भव्य है. इसकी ऊंचाई देख सकते हो. ऊपर इस तरीके से ये शैंडेलियन लगे हुए हैं. कितना सुंदर ये पूरा झूमर वगैरह. और ये इतना हाँ कालीन बिछी हुई है. डिज़ाइन बनी हुई है पूरी तरीके से. छत पर तक डिज़ाइन बनी हुई है. तो कितनी बारीकी से बनाया जाता है. ये जो भव्य स्ट्रक्चर है इसको छोटा फॉर्म बनाया है ना, इसीलिए इसको मिनिएचर नाम दिया है. अब बात करते हैं विजुअल आर्ट्स की. जो हम सब में पहले हमने देखा ना कि दो टाइप है, एक विजुअल आर्ट और एक जो परफॉर्म किया जाता है वो. तो सबसे पहले विजुअल आर्ट की बात करेंगे जिसे दृक कला कहते हैं. आर्ट ऑफ पेंटिंग. पेंटिंग्स आर 2 डायमेंशनल. बराबर है ना. कोई भी वस्तु होती है वो 3D होती है, 3 डायमेंशनल. पेंटिंग कैसे होती है 2 डायमेंशनल होती है. अब फॉर एग्जाम्पल जैसे ये गौतम बुद्ध का स्केच है. गौतम बुद्ध ही है ना. गौतम बुद्ध हाँ बोधिसत्व बराबर. बोधिसत्व पद्म पानी. तो देखिए क्या कहा है. स्केचेस और पेंटिंग ऑफ नेचर ऑब्जेक्ट्स एंड इंडिविजुअल्स दे आर डन ऑन द वेरियस सर्फेसेस. अब ये पहले ज़माने में कैसे ही रॉक्स पर बनाते थे, दीवारों पर बनाते थे है ना. फिर वॉल्स पर, पेपर्स पर, कैनवास पर, घड़े पर, मटके पर बनाते थे. हाँ. The mural of the Bodhisattva at Ajanta caves is one of the finest example of the art of the painting. ह्याचं नाव काय बघा. ह्याचं नाव आहे बोधिसत्व पद्म पानी. ये हाथ में कमल का फूल है उससे पद्म कहते हैं और हाथ को पानी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम है बोधिसत्व पद्म पानी. ठीक है. हाँ पाणी म्हणजे प पलकाना पा आणि न बाणाचा त्याला हात म्हणतात. हाँ. फिर आता है फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग. फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग में आता है रॉक पेंटिंग्स डेटिंग टू स्टोन एजेस, जो कि बहुत सारी कंट्रीज में देखे जा सकते हैं. मिडिवल कंट्रीज में भी इस तरह के पेंटिंग्स बने हुए हैं. ठीक है. इन इंडिया देयर आर रॉक पेंटिंग साइट्स. कहाँ कहाँ है देखिए. मध्य प्रदेश में भीमबेटका में है. फिर आता है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश. द पेंटिंग्स इन द केव्स एट भीमबेटका आर फेमस. भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में आता है और बहुत फेमस है इन पेंटिंग्स के लिए. ठीक है. इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है इंक्लूड किया गया है. इट्स नोन एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट वेयर इट इज भीमबेटका मध्य प्रदेश. भीमबेटका मध्य प्रदेश. Rock paintings usually depict human, animal and geometric figures. इसमें ज़्यादातर क्या दिखाते हैं. ह्यूमंस, एनिमल्स और अलग अलग geometric figures को रिप्रेजेंट करते हैं. However, style of rock painting seems to be changing. है ना. रॉक पेंटिंग स्टाइल कहाँ कहाँ आपको बदलाव भी नजर आता है.
according to the cultural changes from stone age to the beginning of the agriculture. ये change कैसा है, बिल्कुल visible है. Depiction of flora and fauna, कि वहाँ की वनस्पति कैसी है, वहाँ के पेड़ पौधे कैसे हैं, वहाँ के एनिमल्स कैसे हैं, ये भी इससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं. साथ ही साथ this evident style of portraying various figures and also into the colors were used. ज़्यादातर कलर्स यूज होते थे, ब्लैक, रेड, वाइट, इन्हीं तरह के. were used in the rock paintings which were made from the natural substances. और ये कलर जो है ऐसे किसी कोई कलर सेट से नहीं यूज होता था, नेचुरली इन्हें बनाया जाता था कलर्स को, और वही कलर से ये पेंटिंग्स बनाई जाती थी. तो नेचुरल कलर्स होते थे जो इसमें यूज किए जाते थे. एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ एंशिएंट पीपल about their natural surroundings and exploited available natural resources. उन्होंने किस तरह natural resource की खोज करके उसी को यूज करके अलग अलग पेंटिंग्स बनाई, अलग अलग आर्ट्स को जो है हम कह सकते हैं कि इंस्पिरेशन दिया या फिर अलग लेवल पर लेकर गए. Tradition of folk style paintings are closely resemblance to the style of rock paintings. जैसे कि custom of decorating house wall, पहले समय में जैसे आज की तरह पक्की दीवारें नहीं होती थी, मिट्टी की या फिर पत्थर से, उसके ऊपर मिट्टी से लिपा जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा गोबर से लिपा जाता था. और उसको आपने कई बार देखा होगा, जैसे त्योहारों पर उनको मिट्टी से लीप पोत कर जो है चूना भिगाते थे, चूना, सफ़ेद चूना जो होता था उसे भिगाते थे, कपड़ा रखते थे एक, और उस कपड़े में लकड़ी बांध कर उसमें डिप कर करके उस पर अलग अलग डिज़ाइनें बनाई जाती थी दीवारों पर. हर त्योहार पर महिलाओं का ये काम होता था. आज के समय में जैसे हम क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं घर को साफ सफाई रखने के लिए, है ना, घरों में दीवारों में पेंट लगा देते हैं. पहले समय में ऐसी पक्की दीवारें नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे, लिपाई पुताई करते थे और फिर चूना भिगा कर उस चूने से जो है बढ़िया बढ़िया डिज़ाइनें बनाई जाती थी, दरवाजे के सामने लीप कर उसी से रंगोली बनाई जाती थी. इस तरह की पहले तो ये भी था कि चावल जो होता था, चावल को पीस कर उससे रंगोली बनाते थे. कई बार तो मानते थे कि चिड़िया वगैरह जो है इसका पेड़ भी भर जाता था उससे, और घर के सामने रंगोली भी बन जाती थी. ऐसी भी कोई चीज़ें बनती थी पहले. यहाँ देखिए फिर वही रंगोली वाली जो बात अभी हमने कही वही है आगे. ट्रेडिशन ऑफ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स क्लोजली रिसेम्बल्स टू द रॉक पेंटिंग. जैसे कि इसमें हम देखते हैं वॉल या कोर्टयार्ड्स को जो सजाया जाता था, जिसमें रंगावली या जिसे हम रंगोली के नाम से भी जानते हैं. रंगोली ड्राइंग्स वेरियस फिगर्स एंड सिंबल्स और यूजिंग पैनल्स ऑफ द पेंटिंग्स टू नरेट स्टोरीज हेल्प्ड टू डेवलप रीजनल स्टाइल्स ऑफ फोक पेंटिंग्स. ये देखो, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, वारली पेंटिंग के ऊपर क्वेश्चन. ठीक है, आपने इस तरह की कई बार पेंटिंग्स देखी होगी. आजकल कपड़ों पर भी बनकर आती है, साड़ियों पर बनकर आती है, बहुत सारे किताबों पर इस तरह का पेंटिंग बना हुआ है. हाँ, हैंड बैग्स पर रहती है, पर्स, और इसे बहुत ज़्यादा माना जाता है. बेसिकली ये पेंट आर्ट, ये वारली आर्ट जो है ये महाराष्ट्र का है. ओके देखो इसमें क्या दिखेगा आपको, इस तरह के ज्योमेट्रिकल फिगर्स से बने हुए इंसान प्राणी दिखते हैं, है ना, त्रिकोण, चौकोन, ऐसे. ठीक है, तो ट्रेडिशन ऑफ वारली पेंटिंग एंड पिंगुल, या जिसे चित्रकथी कहा जाता था. क्या कहा जाता था, चित्रकथी. इन महाराष्ट्र आर द अमंग द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग. जिव्या सोम्या माशे, ये एक आर्टिस्ट का नाम है, जिव्या सोम्या माशे, आर्टिस्ट इन थाने डिस्ट्रिक्ट. कहाँ के है ये, ठाणे डिस्ट्रिक्ट के हैं. इन्होंने इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, हैज प्लेड एन ग्रेट रोल इन द मेकिंग ऑफ वारली स्टाइल पेंटिंग वेरी पॉपुलर. ही हैज बीन ऑनर्ड विद अ नंबर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स आल्सो फॉर दिस वर्क. 2011 में उन्हें सरकार ने पद्मश्री अवार्ड देकर सम्मानित किया है. ये रहा इंटरेस्टिंग क्या चीज़ है, देखो यहाँ राजा दिख रहा है, लड़ाई चल रही है, तलवार है उसके हाथ में. हाँ, क्या कहते हैं, देखो ये भी एक ट्रेडिशन ऑफ चित्रकथी है. इज मेंशन इन मानस उल्लास. क्या नाम है इसका, मानस उल्लास. इसी को दूसरा नाम है. और अभिलाषी तर्थ चिंतामणि. ठीक है, इसका नाम है अभिलाषी तर्थ चिंतामणि. ये बुक
लिखने वाले जो है रिटन बाय चालुक्य किंग सोमेश्वर, लिखने वाले राजा का नाम है चालुक्य के समय जो राजा थे सोमेश्वर, 12वीं सेंचुरी में इन्होंने ये लिखा हुआ है. इट कंफर्म्स द एडिक्विटी ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ नरेटिंग स्टोरीज फ्रॉम रामायण और महाभारत विद द हेल्प ऑफ वुडन पपेट्स एंड पेंटिंग. किससे? ये वुडन पपेट्स या पेंटिंग के थ्रू इसे रिप्रेजेंट करने का जो स्टाइल था, इसे कहा गया है चित्रकथी या फिर पिंगुली ट्रेडिशन. क्या नाम है इसका? चित्रकथी या पिंगुली ट्रेडिशन कहते हैं. द चित्रकथी पिक्चर्स आर ड्रॉन ऑन पेपर. किसे ड्रॉ करते हैं? इसे पेपर पर ड्रॉ किया जाता है. एंड पेंटेड इन अ कलर्स एंड दे मेड फ्रॉम द नेचुरल सब्सटेंसेस. और पूरा का पूरा नेचुरल कलर्स के थ्रू इसे बनाया जाता है. इट टेक्स 30 to 50 पिक्चर्स. कितने लग जाते हैं इसमें? 30 या 50 पिक्चर्स होते हैं इसमें. और ये पूरा, क्योंकि आपको पूरा स्टोरी दिखाना है ना, चित्रकथी है दैट्स नाउ. ओके, तो आपको पूरा का पूरा एक स्टोरी दिखाना है चित्र से, तो कोई एक इमेज के थ्रू तो नरेट नहीं होगा. तो ऐसे 30 से लेकर 50 अलग अलग चित्र बताए जाते हैं जिससे कि वो पूरा स्टोरी दिखाए, एक पूरी स्टोरी लाइन बना देते हैं ये. दीज पिक्चर्स आर preserved very carefully and handed down from one generation to another. Artists of the government are trying to preserve the tradition which is one on the verge of extinction. आज के समय में इस तरह का चित्रकथी ट्रेडिशन ज़्यादातर उसको बढ़ावा नहीं दिया जाता, या फिर हम कह सकते हैं सरकार इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रिजर्व करके रखती है, लेकिन ये आगे अभी ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसकी कोई संभावनाएं नहीं है, एक्सटिंक्ट होने को आया है ये आर्ट जैसे. ठीक है, आप इमेज यहाँ देख सकते हो चित्रकथी का. क्लासिकल स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग देखेंगे आगे. हाँ, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, कितना सुंदर बनाया हुआ है. देखो, ये पेशवा है, पेशवा माधवराव और नाना फडणवीस. हाँ, लक्ष्य रहा. क्लासिकल स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग देखेंगे. Ancient Indian texts have explained various aspects of arts in a great details. आपल्या पुराणामध्ये पण म्हणतात की 64 कला असतात म्हणून, है ना, म्हणतात की नाही? पुराणांमध्ये म्हणतात की तुम्ही कधी गणेश स्तोत्र वाचला असेल, गणपती स्तोत्र वाचला असेल, तर तुम्हाला माहिती आहे की गणपती बाप्पा स्वतः 64 कलांचे अधिपती आहेत, है ना. तर हे 64 कला म्हणजे 64 आर्ट्स आपल्याला दिलेले आहेत. आलं लक्षामध्ये? किती कलांचे प्रकार आहेत? 64. हे सगळ्यांमध्ये गणपती बाप्पा आपण त्यांना मानतो की नाही, अधिपती आहेत. आणि हे आपण वाचलेलं आहे कितीतरी वेळा. तेच दिलंय बघा. दीज आर ऑल टुगेदर 64 आर्ट्स, है ना. आणि दीज आर मेन्शन इन द टेक्स्ट. ह्याच्यामध्ये काय? द आर्ट ऑफ पेंटिंग. सगळ्यात आधी काय? जो पेंटिंग की कला है, जिसे पेंट करना हम कहते हैं, उसे कहा जाता है आलेख्यम या आलेख्य विद्या. पेंटिंग को क्या कहते हैं? आलेख्यम कहते हैं. 64 आहेत, लक्षात आलं? त्यातली पेंटिंगच्या कलाला नाव काय आहे? आलेख्यम या फिर आलेख्य विद्या हे त्याचं नाव आहे. इसमें कहते हैं त्याच्यामध्ये 6 एस्पेक्ट्स आहेत. इट इज सेड टू हॅव, म्हणजे त्याला षडांग असं म्हणतात. षड म्हणजे काय? 6. 1 2 3 4, 1 द्वि त्रि चतुर्थ पंचम षट, म्हणून ते किती झाले? षडांग म्हणजे 6. किती एस्पेक्ट्स आहेत? 6 एस्पेक्ट्स आहेत. एंशिएंट स्कॉलर्स स्टडीड दीज एस्पेक्ट्स वेरी माइन्यूटली. बहुत बारीकी से उसे पढ़ा जाता है, उसका स्टडी किया जाता है और उसे कहा गया है, उसमें अलग अलग नाम है. दे इंक्लूड, सबसे पहले रूप भेद. रूप भेद का मतलब होता है डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स एंड फॉर्म्स. डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट फॉर्म्स, इसे कहते हैं रूप भेद. फिर आता है प्रमाण. प्रमाण यानी किती? प्रपोर्शन, है ना. प्रमाण यानी प्रपोर्शन. मीठ किती प्रमाणात घालायचं माहित है ना, म्हणजे काय? प्रपोर्शन बेसिकली. सो इसे कहा जाता है, देखो, रूप भेद यानी क्या? डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स.
फिर आता है प्रमाण। प्रमाण का मतलब है प्रोपोर्शनेट डिपिक्शन ऑफ वेरियस फीचर्स ऑफ एन इमेज, कि प्रोपोर्शनेट क्या होना चाहिए। आयुष चंद्र। फिर आता है भाव। भाव का मतलब होता है एक्सप्रेशंस। हाव भाव अपन ज्याला म्हणतो ना, एक्सप्रेशंस, चेहरे के भाव। फिर आता है लावण्य योजना। लावण्य योजना यानी एस्थेटिक्स। देखो ये तो तुम आजकल जमाने में यूज करते हो, ये कोई नई बात नहीं है, पहले से ही है आपल्याकडे, त्याला लावण्य योजना म्हणतात। फिर आता है सदृश्यता। सदृश्यता यानी रियलिटी। सदृश्यता यानी रिसेम्बलेंस ऑफ रियलिटी। फिर आता है वर्णी का भंग। वर्णी का भंग यानी क्या? कलर कंपोजिशन। वर्ण म्हणजे कलर है ना, कलर कंपोजिशन। हो गए 6 एस्पेक्ट्स, हो गए? हाँ, अब आगे बढ़ो। 6 एस्पेक्ट्स के नाम समझ गए ना? हाँ या ना? हाँ, आगे। अगम टेक्स्ट ऑफ वेरियस रिलीजियस सेक्ट्स, पुराण and Vastu text explain the arts of painting and sculpting in the context of temple architecture। तो इसमें भी आपने देखा होगा कि जो मंदिर आप देखते हैं है ना, टेम्पल आर्किटेक्चर में कितनी अलग अलग स्कल्पचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, पेंटिंग्स देखने के लिए मिल जाएंगे, है ना। फिर वो द्रविड़ स्ट्रक्चर हो या फिर वो नॉर्थ का स्ट्रक्चर हो। हाँ, आगे मिनिएचर पेंटिंग्स इन मैन्युस्क्रिप्ट्स देखेंगे। मिनिएचर पेंटिंग्स इन द अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट शो एन इन्फ्लुएंस ऑफ द पर्शियन स्टाइल। चीज अलग अलग है। प्रशिया, द लैंड बिटवीन ऑफ देम, जो रशिया और इसके बीच में एक लैंड जो आता था, दोनों तीनों में शामिल था ये। इसको पहले प्रशिया कहते थे, जो अभी नहीं है क्योंकि कंट्रीज ने अपनी अपनी बॉर्डर बना ली तो ये हट गया, नाम नहीं है। दूसरा है पर्शिया, जिसका सिर्फ नाम बदला है लेकिन कंट्री अभी भी है। ईरान, इराक, सीरिया, ये सभी कंट्रीज, सीरिया और इसके बीच में ये लैंड आता था बेसिकली। बाद में कंट्रीज ने अपने अपने बॉर्डर के हिसाब से नाम दे दिया। ओके हे कधी आलं ॲक्च्युली, जेव्हा मुघल आपल्याकडे आले ना, मुघल इथलेच होते, तर मुघलांसोबत हे कल्चर आपल्याकडे आलं। आधी आपल्याकडे अशा पेंटिंग, पर्शियन पेंटिंगचं कल्चर नव्हतं। यह हमने मुगलों से सीखा है। सीखा क्या है? मुगलों ने यहाँ बनवाया, तब से इस तरह का कल्चर हमारे यहाँ बनने लगा। पेंटिंग कल्चर कह रही हूँ, ठीक है। हाँ, जब मुगल बादशाह आने लगे, उन्होंने अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स बनाना स्टार्ट किया, तो उन्होंने, आपने देखा होगा कि कई जगह पर, आप जैसे आप गोवा में देखोगे तो आपको इंडो गॉथिक कल्चर दिखेगा, है ना। यानी ये किससे इन्फ्लुएंस है? ज़्यादातर जो है ये क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले जो होते हैं, जैसे उनके चर्च के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, या फिर पोर्तुगीज ज़्यादा रहते थे वहाँ पर, तो उनका इन्फ्लुएंस रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखोगे तो यहाँ ये पर्शियन कल्चर से इन्फ्लुएंस रहा है ज़्यादातर। ह्याच्यामध्ये काय काढायचं माहिती का? जास्त करून असे हवेदार जाळी जाळीवाले स्ट्रक्चर, वरती असा टोंब सारखा आकार, है ना, पिलर्स, बडे बडे दालान, असं बेसिकली यांचं स्ट्रक्चर असायचं। ओके, तुम्ही कोणतं पण स्ट्रक्चर बघा यांचं, हे काही काही गोष्टी त्याच्यामध्ये कॉमन असतात। मिनिएचर पेंटिंग्स में देखेंगे हम the miniature paintings in the early manuscript show an influence of Persian style. Deccan miniature style was developed under the patronage of Deccan Sultanate. उस समय दक्खन में जिसकी सल्तनत थी, कौन थे दक्खन में? अकबर। अकबर से पहले निजाम शाह, कुतुब शाह, आदिल शाह, है ना, बराबर। तो इनकी सल्तनत में जो इस स्ट्रक्चर को शुरुआत की गई। ड्यूरिंग द reign of Akbar, the Mughal emperor, the Mughal miniature style of showing blend of India and Persian structures। जैसे अभी हमने बात की कि मुगलों के आने के बाद हमारे यहाँ पर्शियन स्ट्रक्चर ज़्यादा डेवलप हुआ है, पर्शियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप हुआ है।
यहाँ भी आप देख सकते हो कि इस तरह का मुगलों का एक मिनिएचर बनाया गया है। इसमें राजा अपने हाथ से रानी को कोई खीर या दूध पिला रहा है, पता नहीं क्या कुछ तो है, खिला पिला रहा है कुछ तो। इस तरह का ये मिनिएचर पेंटिंग है, ये मुगल मिनिएचर है। तो इस तरह से देखो तख्त पर बैठते थे पहले, कैसे ऊपर एक ये बनाया गया है ना। और ये बेसिकली बहुत जो मुगल राजा होते थे ना, इतने ज़्यादा सुंदर नहीं होते थे, बहुत लमसम होते थे। का तर एक तर ते मिडिवल इंडियाचे प्लस मंगोलियन्स यांची जी, हां मंगोलिया कंट्री से बिलोंग कर, म्हणून तर यांना मुघल नाव पडलं ना। मंगोल से आए थे इसीलिए इन्हें मुगल कहा जाता था बेसिकली। मंगोल कंट्री है ना, मंगोलिया। हाँ, तो ये मंगोल से आए थे, तो मंगोल से आने के कारण इनको नाम दिया गया मुगल। ऍक्च्युअल में इनको मुगल कहने पे चिड आती थी, त्यांना नव्हतं आवडत त्यांना मुगल म्हटलेलं। आणि हे काय एवढे जास्त सुंदर नाही, सप्त्या नाकाचे होते। हां, एवढे काय मंगोलियन लोक काय असे, आणि हे काय उंचीने पण जास्त नसायचे। महाराणा प्रताप के सामने तो इतने से लगते थे अकबर बादशाह। कुठं महाराणा प्रताप की तलवार का वजन ही 60 किलो से ऊपर था, 100 किलो तक का, मेरे को तो एग्जैक्ट नंबर भी नहीं मालूम। इतनी भारी तो उनकी तलवार होती थी, ढाल उतनी मजबूत, है ना। तो इतना भारी भरकम शरीर था उनका। एक हल्दी घाटी के युद्ध के बाद उन्होंने अपने आप को सरवाइव, घास की रोटियां खाई थी, घास, ऐसे सरवाइव किया था अपने आप को। ऐसे ऐसे महान वीर थे इंडिया में। लेकिन फिर मुगल, कुछ मुगल थे अच्छे, लेकिन अच्छे क्या थे। अब 10 रुपए में से 2 रुपए दान करेगा तो उसे अच्छा कहेंगे क्या। 10 रुपए लूटेगा फिर 2 रुपए का दान करेगा तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को, है ना। तो देश को जितना लूटा, कुछ किया भी अच्छी चीज़ें, बहुत सारा लूटा भी गया है, ठीक है। खैर वो तो बहुत फिर अलग बात हो जाएगी, अब उस पर बात नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे। वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग की बात करते हैं आगे चलकर। वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग क्या कहता है, देखिए इसमें कहा है कि इन द ब्रिटिश पीरियड इंडियन आर्टिस्ट केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। जैसे आपने मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस देखा, CST देखा है, कैसा है, यूरोपियन स्टाइल इंस्पायर है कि नहीं। ऐसा लगता है जैसे ब्रिटिश की कोई बिल्डिंग देख रहे हो, नॉर्मल स्टेशन जैसा लगता है क्या, नहीं लगता है ना। तो ये हमने उसी से इन्फ्लुएंस होकर बनाया है। आई बात समझ में। ये इसका एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है, CST, या फिर पहले जिसे विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था, फिर बाद में नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस किया गया। ओके, इसीलिए हम उसे आज क्या कहते हैं, CST कहते हैं। इट्स अ स्टेशन ऑफ मुंबई, मुंबई सिटी का एक रेलवे स्टेशन है, ठीक है। आगे देखिए, एन आर्ट स्कूल वॉज एस्टैब्लिश्ड, पहली बार आर्ट स्कूल फॉर्म हुआ, and that was established under the leadership of जेम्स वेल्स। ये एक स्कॉटिश आर्टिस्ट था, स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड से बिलोंग करने वाला स्कॉटिश आर्टिस्ट। और ये किस समय में हुआ, तो जब पेशवा थे इंडिया में, कौन आ गए थे उस समय तक, पेशवा। और यहाँ उस समय थे सवाई माधवराव पेशवे। कौन थे, सवाई माधवराव पेशवे इन द शनिवार वाड़ा इन पुणे। सो ही हैड डन अ पोर्ट्रेट। तो वो जो जेम्स वेल्स थे ना, स्कॉटिश आर्टिस्ट, उन्होंने सवाई माधवराव पेशवे का एक पोर्ट्रेट बनवाया, दिख रहा है। एंड नाना फडणवीस, ये माधवराव है और ये नाना फडणवीस है बाय द वे। हाँ, यांचा एक मूर्ती का थेऊरच्या मंदिरात पण दिसेल, कारण ते पेशव्यांनीच बांधलंय सेम। तो ये माधवराव है, नाना फडणवीस है, एंड गंगाराम तांबट, जो उस समय के पेंटर थे इंडिया में, महाराष्ट्र में। गंगाराम तांबट, अ मराठी आर्टिस्ट, कहा है ना इनके बारे में। गंगाराम तांबट इज अ मराठी आर्टिस्ट हु वर्क विथ वेल्स
देखो ये जो तांबट है, उस समय उन्होंने जेम्स वेल्स के साथ काम किया, उनसे सीखने को भी मिला होगा बेसिकली ना, क्योंकि जेम्स वेल वाज द फाइनेस्ट आर्टिस्ट ऑफ दैट टाइम and that's why he deserves a special mention here. He had made drawings of the rock cut caves. देखिए यहाँ गंगाराम तांबट अपने गुरु से सीखते हुए, ये जेम्स वेल्स नहीं है बाय द वे. इसी तरह के रॉक कट केव्स आपको कहाँ दिखेंगे? वेरूर और कार्ले में, जो कि लोनावड़ा में स्थित है. Some of his drawings are preserved in a Yale Center of British Art of Yale University. इसके कुछ पिक्चर्स कहाँ है? येल यूनिवर्सिटी, ब्रिटिश के येल यूनिवर्सिटी में प्रिजर्व किए गए हैं. एग्जैक्ट पोर्ट्रेल ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरोपियन स्टाइल. नंबर ऑफ रिनोन आर्टिस्ट ट्रेन इन द जे स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई में है, ठीक है, बहुत फेमस है जे स्कूल ऑफ आर्ट. जे स्कूल ऑफ आर्ट का फुल फॉर्म नहीं मालूम, लेकिन इसे जे स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से ही फेमस है, अभी भी चालू है ये, बहुत सारे लोग जाते हैं यहाँ पढ़ने के लिए. और ये स्टार्ट हुआ, एस्टैब्लिशमेंट हुआ इसका 1857 में, जब हम आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, तब यहाँ जे स्कूल ऑफ आर्ट एस्टैब्लिश हुआ. ऑफरिंग कोर्सेस इन अ यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग. पेस्टोनजी बोमनजी and alumni of this school made the replicas of Ajanta paintings. इन्होंने अजंता पेंटिंग्स के रेप्लिकास बनाए हुए, रेप्लिका यानी डुप्लीकेट्स बनाए हुए, ठीक है. आज के लिए एसएससी के लिए यही रुकेंगे. बहुत बहुत सुंदर चीज़ है इसमें. देखिए नागर, हाँ द्रविड़ एंड नागर स्टाइल इट वाज, भूल गए थे हम लोग. ये देखो ये द्रविड़ स्टाइल है और ये नागर स्टाइल है. नागर स्टाइल आपको उत्तर भारत में दिखाई देगा, द्रविड़ स्टाइल आपको साउथ भारत में दिखाई देगा. अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. चलो ये तो सब पढ़ना ही है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर.